लास्ट वीडियो में हमने बात किया कि कैसे वेरिएबल्स को स्पेसिफिक साइज देने से कंपाइलर्स आपके प्रोग्राम की स्पीड बढ़ा सकते हैं। मैंने ये भी मेंशन किया था दैट यू माइट वांट योर टाइप्स टू ग्रो एंड श्रिंक डायनेमिकली एट रन टाइम। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कंपाइलर्स आपकी वाट लगा देगा अगर आप एक्सप्लिसिटली साइज नहीं दोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कोई कस्टम टाइप्स भी डिक्लेयर नहीं कर सकते एरेज के साथ, और अगर करना भी है तो स्पेसिफिक साइज दो एरे को। हाँ, ये सच है, और इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे एरे का साइज फिक्स रहने वाला है ड्यूरिंग द एंटायर लाइफ टाइम ऑफ योर प्रोग्राम। By the end of this video, you will understand the reasons behind this limitation. Hey friends, my name is Shubham and you are watching Kernel Space Playlist. आज हम बात करने वाले हैं स्टैक की, ऐसा मेमोरी रीजन जो सब बोलते हैं कि सुपर फास्ट है और हमेशा कोशिश करो अपना डेटा स्टैक में रखने की, लेकिन कोई ये नहीं बताता ऐसा क्यों है। स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर है जो लास्ट इन फर्स्ट आउट का प्रिंसिपल फॉलो करता है। जैसे किसी शादी में खाने की प्लेट का स्टैक लगा होता है, जो प्लेट सबसे लास्ट में रखी गई उसी को सबसे पहले उठाया जाएगा। सेम चीज़ होगी हमारे स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में। यूजुअली स्टैक का साइज लिमिटेड रहता है, सो इफ़ वी पुश टू मैनी एलिमेंट्स एंड रन्स आउट ऑफ स्पेस वी से द स्टैक हैज़ ओवरफ्लोड, विच में साउंड फेमिलियर टू यू। ऑल्दो रिसेंटली आजकल साइट डेड चल रही है ड्यू टू राइज ऑफ LLMs लाइक GPT-4। एनीवेज, आज हम जिस स्टैक की बात करने वाले हैं वो कोई सॉफ्टवेयर स्टैक नहीं है, ऑल्दो देयर इज़ ए रिलेशनशिप एज यू विल सी। आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वो एग्जीक्यूशन स्टैक है। उसको प्रोग्राम स्टैक या फिर हार्डवेयर स्टैक भी लोग बोल देते हैं। जब हम कोई प्रोग्राम रन करते हैं, theoretically there is nothing preventing us from writing our values anywhere in the memory, even though हमने वैल्यू का साइज स्पेसिफाई किया है, बट रैंडमली कहीं भी प्लेस करने से हमारा स्पेस वेस्ट हो सकता है। इसको समझने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के रोल को समझना होगा। तुम्हें शायद पता हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम बिचौलिए का काम करता है बिटवीन प्रोग्राम्स एंड हार्डवेयर। वेल, मेमोरी इज़ नो एक्सेप्शन। जब कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो वो फिज़िकल मेमोरी में कहीं भी रैंडमली डेटा स्टोर नहीं कर सकता, क्योंकि हो सकता है दूसरे प्रोग्राम्स पहले से ही उस मेमोरी के स्पेस को यूज़ कर रहे हों। इसलिए प्रोग्राम को पहले ऑपरेटिंग सिस्टम से मेमोरी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम किसी अवेलेबल मेमोरी स्पेस को ढूंढता है जहां हमारा प्रोग्राम डेटा राइट कर सके। अगर हम किसी ऐसे मेमोरी एड्रेस से रीड या राइट करने की कोशिश करते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम ने हमारे प्रोग्राम को एलोकेट ही नहीं किया है, तो सेफ्टी रीजंस के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम तुरंत हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट कर देता है। यहाँ इम्पोर्टेंट बात यह है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमें बिल्कुल उतनी ही मेमोरी एलोकेट नहीं करता जितनी हमें चाहिए होती है, बल्कि एक मेमोरी चंक देता है जिसमें हम फ्रीली रीड और राइट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपना डेटा प्रॉपरली ऑर्गेनाइज ना करें और उसे कहीं भी प्लेस कर दें, तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां फ्री मेमोरी तो काफ़ी होती है, लेकिन कंटिन्यूअस स्पेस ना होने की वजह से डेटा स्टोर नहीं हो पाता। इस प्रॉब्लम को एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। इस केस में मेमोरी में वैल्यू स्टोर करने का एक ही तरीका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से एक और मेमोरी चंक रिक्वेस्ट करना। अगर हमने डेटा को ज़्यादा एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज किया होता तो एक्स्ट्रा मेमोरी रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये भी याद रखना ज़रूरी है कि ज़्यादा मेमोरी रिक्वेस्ट करना परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकता है। यही एक रीज़न है कि काफ़ी लोग हीप को कम से कम यूज़ करने की सलाह देते हैं। इस टॉपिक को हम हीप पर आने वाली मेरी अपकमिंग वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे, तो ज़्यादा डिटेल्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा जब ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे प्रोग्राम की मेमोरी को एलोकेट करता है, तो वो ये ट्रैक नहीं करता कि हम उस मेमोरी को एक्चुअल में यूज़ कर भी रहे हैं या नहीं। उसको सिर्फ इतनी अवेयरनेस होती है कि एक पर्टिकुलर मेमोरी रीजन हमारे प्रोग्राम का है।
अब अगर कोई दूसरा प्रोग्राम मेमोरी की रिक्वेस्ट करता है तो उसे अपना डेटा कहीं और प्लेस करना पड़ेगा, चाहे हमारे प्रोग्राम के मेमोरी रीजन के अंदर फ्री कंटिन्यूअस स्पेस ही क्यों ना हो। लेकिन मेमोरी लिमिटेड होती है, तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर सारी मेमोरी पहले से ही दूसरे प्रोग्राम यूज़ कर रहे हों तो क्या किया जाए। इसका जवाब भी ऑपरेटिंग सिस्टम के पास ही होता है। मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेशली इसी तरह के इश्यूज हैंडल करने के लिए डिज़ाइन किए गए होते हैं। जब अवेलेबल मेमोरी ख़त्म हो जाती है तो वो स्टोरेज स्पेस को ऐसे यूज़ करते हैं जैसे वो एडिशनल मेमोरी हो। क्या आपने लिनक्स सिस्टम्स में स्वैप नाम का पार्टीशन देखा है? अब आपको पता चल गया होगा कि वो एग्जैक्टली क्या करता है। इसी कंसेप्ट को हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। ये काफ़ी यूज़फुल है बिकॉज इट नॉट ओनली क्रिएट्स द इल्यूजन ऑफ हैविंग मच मोर मेमोरी देन इज एक्चुअली प्रेजेंट, but it also gives the appearance of writing directly to physical memory. So as programmers we don't have to worry about all the underlying concepts. अगर आप चाहो तो मैं वर्चुअल मेमोरी पे आधे घंटे तक भाषण दे सकता हूँ, लेकिन ये इस वीडियो के स्कोप के बाहर है। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि मेन मेमोरी को एक्सटेंड करने के लिए स्टोरेज पे रिलाई करना एक दो धारी तलवार है। बट वाई? Because storage is thousands of times slower than RAM, and this feature that operating system provide should be used with caution. While it's true, memory appears limitless to us as programmers, it's essential to exercise caution and consider that performance still plays a significant role. और अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो पता चलता है कि चाहे मॉडर्न सीपीयूज कितने ही फास्ट क्यों ना हों, मेमोरी से डेटा फैच करने में नोटिसेबल कॉस्ट लगती है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैन्युफैक्चरर्स ने मॉडर्न चिप्स में एक नया फीचर इंटीग्रेट किया है विच इज़ कॉल्ड कैशे। कैशे और कुछ नहीं, बस एक स्मॉल डेडिकेटेड मेमोरी होती है इनसाइड प्रोसेसर, जहां किसी मेमोरी रीजन की कॉपी स्टोर की जाती है। इस तरीके से जब सीपीयू को डेटा की रिक्वायरमेंट होती है कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, तो वो मेन मेमोरी में उस डेटा को ढूंढने की जगह डायरेक्टली कैशे से डेटा फैच कर लेता है। जब रिक्वायर्ड डेटा कैशे में मिल जाता है तो उसे कैशे हिट कहा जाता है, और अगर रिक्वायर्ड डेटा कैशे में नहीं मिलता तो उसको हम कैशे मिस बोलते हैं। कैशे मिस के केस में सीपीयू को रिक्वायर्ड डेटा मेन मेमोरी से फेच करना पड़ता है, जिसमें एक्स्ट्रा टाइम लगता है, एंड दिस इज कंप्लीटली इनविजिबल टू अस द प्रोग्रामर्स। इन दिस केस is the hardware and not the operating system who decides what memory region is kept in cache. If we care about performance, the best we can do is to keep our data as compact as possible. This way, there is higher probability that it will fit in the cache. This proximity increases the chances of cache hit. This new concept of keeping data as close as possible to the CPU is what low level people know as locality. And there you have the second reason to keep data compact. अब आप सोच रहे होंगे इसका स्टैक से क्या लेना देना। लेना देना है, बिकॉज अगर आपको डेटा कॉम्पैक्ट रखना है तो ए गुड वे टू ऑर्गेनाइज थिंग्स इज यूजिंग ए स्टैक। लेट्स टेक ए लुक। The first thing we can do to speed things up is to pre-allocate memory when our program starts. This way, every time we need to store some value, we already have somewhere to write it. Since our goal here is to avoid requesting memory from the operating system on the fly, the size of this pre-allocated region remains fixed throughout the entire lifetime of our program. Therefore, we must be careful when determining its size. While there is nothing preventing us from allocating gigabytes to this region, it's essential to consider the simplicity of our program. If it only uses couple of variables, it may never fully occupy such a large memory space. As mentioned, this would result in memory wastage as the operating system would reserve that free space for our program, preventing other programs from utilizing it. For this reason, the size of this pre-allocated region is typically kept small. एग्जैक्ट साइज़ मैं आपको नहीं बता पाऊंगा बिकॉज वो डिपेंड करता है कंपाइलर टू कंपाइलर,
लेकिन जनरली ये कुछ मेगाबाइट से ज़्यादा नहीं होता। कुछ मेगाबाइट सुन के तुम्हें कम लग रहा होगा, लेकिन अगर थोड़ी कैलकुलेशन करो तो 1 मेगाबाइट में यू कैन फिट मोर देन 131,064 बिट इंटीजर्स। When our program starts, the main function serves as our entry point. Each time a new variable is encountered, its value is tagged into this designated region. This is where the term stack becomes apparent. The memory address marking the beginning of the stack is referred as the stack origin, while the stack pointer indicates the current topmost data on the stack. Of course, the stack pointer is stored somewhere. It can be done in memory, but modern architectures incorporate a register exclusively dedicated to holding the stack pointer value directly within the CPU. Consequently, the processor does not need to wait for it to be fetched from the memory or even from the cache. One of the reasons why memory allocation on the stack is highly efficient lies in the constant guidance provided by the stack pointer. To write something onto the stack, all that's required is to fetch the stack pointer address, add 1 to that value, and the result is the memory address where we can write more data. And that's it. That's all it takes to allocate memory on the stack. This process is not as straightforward when allocating memory on the heap. In that scenario, we must request memory from the operating system, wait for it to allocate available space, and due to the system not returning the exact amount of needed memory, we must employ fancy strategies to avoid fragmentation. And all of those are extra steps that makes the process slower. When a function is called, all its local values are pushed onto the stack, but it's crucial to remember the starting point of these local values, because when the function concludes, we need to reset the stack pointer to its position just before the function calls. These distinct subregions are known as stack frames. When a function being called is expected to return a value, such as in this example, we allocate a distinct space called the return link. Following this, we start pushing our local values. Upon the function conclusion, the return value is directly returned into the return link. Subsequently, the stack frame of the called function is removed except for the returning value, which now integrates into the stack frame of the caller function. Here, it's important to note that for the compiler to generate efficient machine code, it requires knowledge of the exact size of the return link. This is why system programming languages mandate specifying the size of the value a function is returning, which you do by providing a return type. Finally, let's consider some important limitations. In this example, we write some values in the stack: a number, an array, then more numbers. And let's say then we want to add some elements to the array. See the problem here? Adding elements to an array on the stack means we might have to overwrite other values that we might need later. This is exactly what I talked about in my previous video. The compiler will complain if you don't specify the size of any array, even if the array is a member of custom type. Sorry if I made you wait a lot for this answer, but I think everything I have talked about up to this point was necessary to understand this. When you specify the size of an array, the compiler gains precise knowledge about the amount of space required to accommodate that value in the stack. But to the finite size of stack, even with provided sizes, exceeding this limit can lead to program crash, resulting in a stack overflow error. This scenario is particularly pertinent when dealing with recursion. When a function calls itself, new stack frames are successfully pushed into the stack for each recursive call. If a base case is not defined to hold the recursion, the program will keep adding stack frames until it overflows. Furthermore, even with a base case, a stack overflow can occur if the program does not reach it before surpassing the stack capacity. Hence, there are instances where using iterative solutions is recommended over the recursive ones. It's essential to clarify that the behavior of the stack is influenced by the programming language and its compiler.
What you have seen in this video might not precisely mirror the implementation in every language. Therefore, it's important to understand that I aim to simplify concepts for the purpose of illustration in these videos. And that is a very simplified version of how Stack works. Hopefully, you now have an idea of why it is so fast. If you learned something, hit that like button. That will help me a lot. Making these videos is kind of time consuming, but I've been enjoying it. So consider subscribing if you want to learn more. It's free.